नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विद ही जुडिशियल एकेडमी में। और हम कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज कोचिंग क्लासेस, राइट। एंड इन दिस सीरीज, इन दिस प्लेलिस्ट, वी आर गोइंग टू डील विद द लिमिटेशन एक्ट, एंड दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. What I am saying, it is very very important for your mains. Somewhere it is also important for your prelims. हर जगह ये प्रीलिम्स में नहीं आता है एक्ट, कहीं कहीं पर प्रीलिम्स में आता है और लगभग मेंस में हर जगह आता है. लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है. और ये लिमिटेशन एक्ट है बहुत टेक्निकल एक्ट है. इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आसान नहीं है. तो मेरी आपको ये इल्तिजा होगी कि रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको, जब ये वीडियोस को आप देखेंगे तो उन वीडियोस को थोड़ा सा रन करेंगे 1-2 मिनट का, फिर जो बात समझाई जा रही है उसको नोट डाउन करके, कि प्रॉपर नोट्स ले करके आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन कर करके आगे बढ़ेंगे. और उसके बाद में जब आप पूरा एक बार समझ लें, तो जब भी कभी आपका टाइम हो, ऐसा टाइम मिल रहा हो आपका, तो कम से कम आप इस वीडियो को प्ले करके छोड़ दीजिए, ताकि आप इसको एज ए ऑडियो भी सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके मन मस्तिष्क में ये कॉन्सेप्ट डेवलप होते चले जाएंगे. सो दिस इज द क्लास, द वेरी फर्स्ट क्लास, दैट इज द इंट्रोडक्टरी क्लास, एंड यू विल एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग हेयर. हर चीज़ को नोट करते हुए चलना. लेट्स स्टार्ट द क्लास. देखिए, क्लास तो होगी. एक बात आप लोग सभी लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से. जिस एज में हम सब लोग हैं, ये आप सब लोग हो, है ना, उस स्टेज में आकर के हम लोग अपने मन में एक भ्रम पाल लेते हैं कि हमें अपने पैरों पे खड़ा हो रहे हैं, और छोटे मोटे काम करके, जैसे ट्यूशन पढ़ा दिया या कोई पार्ट टाइम जॉब कर ली, हमने अपने मदर फादर पर बर्डन नहीं बनना. ये सबसे बड़ा बर्डन डालते हो मम्मी पापा रहा. ये सबसे बड़ा अपराध है आज की डेट में. वजह सुन लीजिए क्यों. अगर आप कोई जॉब करते हैं पार्ट टाइम, 8-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, साल के कितना कमा लेंगे? 1-8 लाख रुपये कमा लेंगे. आपके पेरेंट्स ने अगर आपको यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, आपको लॉ डिग्री करा दी, LLB करा दी, तो और भी संभाल सकते हैं आपके लिए, वो कुछ कर सकते हैं. आप सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकते हैं उनको? वो है आपका सिलेक्शन. आप अपने पेरेंट्स को उस ड्रीम से, उस प्राउड से वंचित करते हैं. यू डिप्राइव दैम. और केवल अपने को कंसोल करते हैं, हाँ हम लोग, आई एम नॉट टेकिंग पॉकेट मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई एम डूइंग वॉट एवर माई ओन. ये उनका उद्देश्य कभी नहीं था. उन्होंने आपको इतना बड़ा इसलिए नहीं किया कि एक 24 साल में जाकर 25 साल में आप अपना कमाने लग जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी. वो उस दिन के लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं वो, कि जब आप उनको उनका रिजल्ट दोगी, जब वो ये कहेंगे कि हाँ मेरी बेटी जज बन गई, मेरा बेटा जज बन गया. वो चाहिए उनको, ना कि आपके छुटके फुटके ये आपके जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए. तो मेरी आप सभी को सलाह है कि इस भ्रम से बाहर आइए. अगर आप कुछ वाकई में यू आर डेडिकेटेड, यू आर वेरी गुड चाइल्ड फॉर योर पेरेंट्स, तो उतनी दुगनी शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए. जो रिजल्ट आपका 3 साल बाद आता है, उसको कोशिश कीजिए 1 साल पहले आ जाए और 2 महीने पहले आ जाए. वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी 1 महीने की सैलरी आपकी पूरी 1 साल के इस सेविंग से कहीं ज़्यादा होगी. वो सेविंग छोड़ दीजिए मॉनेटरी टर्म्स में. वो जो रिस्पेक्ट आप लोग देंगे पेरेंट्स को, वो बहुत बड़ी बात होगी. वो जिस चीज़ के लिए आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं तो उसको इन्वेस्टमेंट ही मानता हूँ. किसी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो पहले मनी इज इन्वेस्टेड, योर टाइम इज इन्वेस्टेड, योर एनर्जी इज इन्वेस्टेड, बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. आप उसको रिवाइज करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं. आप ये कहेंगे कि हमारे 3-4 घंटे जाते हैं, बाकी टाइम लोग स्पेयर कर लेते हैं. आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैंने वो 3-4 घंटे भी दिए होते तो फिर मैं और कितना ज़्यादा प्रोग्रेस करता या करती. तो प्लीज़ इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है? नहीं है अभी आप लोगों को गोल यही होना चाहिए कि किसी भी हालत में काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब. तो आप प्लीज़ उस भ्रम से बाहर आइए आप लोग, ठीक है? विद दीज वर्ड्स हम लोग अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं. तो आज से हम लोग नया एक्ट शुरू करते हैं. द नेम इज व्हाट? द लिमिटेशन एक्ट. यू हैव नोट्स विद यू. दिस एक्ट इज वेरी वेरी टेक्निकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. लिख लिया आप लोगों ने? प्लीज कीप राइटिंग. जब मैं ऐसे बोलता हूं तो दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स समवेयर, लाइक इन Delhi Judicial Services.
जहाँ जहाँ पर हर जगह नहीं आता लिमिटेशन एक्ट, इट यू कैन सी दिस पेपर इन DJS और आई थिंक इन हरियाणा, तो समवेयर इट इज इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस ऑल्सो, बट मेनली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड सेकेंडली जहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे मेनली फॉर द हरियाणा, पंजाब एंड हायर जुडिशल सर्विसेज में, दिल्ली जुडिशल सर्विसेज में मेंस का पेपर कैसे होगा आपका, सिविल लॉ। एंड इन केस ऑफ सिविल लॉ यू विल फाइंड द मिक्स ऑफ द क्वेश्चंस, they will give you question mixing the provisions of limitation act, mixing the provision of SRA, CPC, contract, वो पूरे उन सबको मिक्स कर देंगे। इसीलिए आपको इन सभी एक्ट्स की एक थोरो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मस्ट है। एंड सेकेंडली आपको जो बेर एक्ट है, बेर एक्ट के प्रोविजंस आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा था वो क्या था, ऐसा आपके साथ इन प्रोविजंस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और खास करके सिविल लॉ में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज SRA और इट इज लिमिटेशन लॉ और इट इज CPC, बिकॉज द मोमेंट वी फॉरगेट ए प्रोविजन वी आर गोइंग टू लूज आर सिलेक्शन। ठीक है, अदरवाइज बहुत छोटा सा एक्ट है, बहुत ज़्यादा सेक्शंस है नहीं, हम लोग करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ बेसिक बातें हैं, पहले हम लोग वो जान लेते हैं कि जहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड दोज फैक्ट्स और दोज इन्फॉर्मेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एज वेल, कि लिमिटेशन एक्ट है क्या। तो पहले लिखवाने से पहले या समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएंगी बातें कि हम करने क्या वाले हैं। कि मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख रुपये उधार दिए और आपने मुझसे कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर इसे वापस कर दूंगा। 6 महीने बाद मैंने वापस पैसे मांगे, आपने मुझे नहीं दिए। मैं ये सोच के बैठा रहा कि मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं, दोस्त हैं, परिचित हैं, आ जाएंगे पैसे। और काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 साल निकल गए, अब मुझ पैसे वो नहीं आए मेरे पास वो। देन आई अप्रोच टू द कोर्ट कि मेरे पैसे दिलवाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि हाँ राइट तो बनता है, आपने पैसे दिए थे उनसे, आपकी बैंक से ट्रांसफ़र भी हुए हैं, बट सॉरी वी कैन नॉट हेल्प यू, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अपनी मदद नहीं करना चाहते थे। यू वर स्लीपिंग ऑन योर राइट्स, आप 5 साल तक खुद सोते रहे, इसलिए कोर्ट विल नॉट हेल्प यू। तो देयर इज ए लिमिटेशन। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते आप, कि गो फॉर द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के लास्ट में एक दिया हुआ है शेड्यूल, लिमिटेशन एक्ट के इसमें मैं दिखाता हूं आपको, देखिए बेर एक्ट के लास्ट में आपको मिलेगा द शेड्यूल। उसमें टेबल है और उसमें 3 कॉलम है। फर्स्ट इज व्हाट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट, सेकंड इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन टाइम एंड टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगिंस टू रन। ये टेबलर फॉर्म में एक शेड्यूल अटैच किया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार के सूट के लिए कितना टाइम में आपको सूट कोर्ट में ले आना चाहिए। Time has been prescribed within which a suit shall be instituted, an appeal should be preferred, or whatever an application should be made. That time period has gone now, because your case was related to the recovery of money, and as per the schedule, the time period, limitation period was 3 years, and you are approaching the court after 5 years. It means 2 years after the expiry of the limitation period. योर डेट इज टाइम बार्ड। अब आपका टाइम क्या, आपका जो डेट है, जो रिकवरी थी, वो कैसी हो गई, वो समय बाधित हो गई है, टाइम बार्ड हो गया है। कोर्ट कैन नॉट हेल्प यू, कोर्ट ओनली कैन रिकॉग्नाइज योर राइट, बट कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स दिस राइट। समझ में बात आपको? तो टाइम ऑफ ये लिमिटेशन एक्ट क्या करता है, लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब दैट लिमिटेशन टाइम पीरियड विद इन विच ए सूट और अपील और एप्लीकेशन शुड बी प्रेफर्ड, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर नहीं करेंगे तब क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। और कहीं कहीं पर कोई व्यक्ति, मान लीजिए उन 3 साल के अंदर कोई व्यक्ति को कोई इंसेन हो गया, कोई बीमारी ऐसी हो गई, ही बिकम्स, या कुछ दिन कोर्ट ऑफ हो गई, कुछ और रीजन्स हो गए, तो देयर आर प्रोविजंस फॉर द कैलकुलेशन कि वो जो टाइम पीरियड 3 साल का वो कब तक एक्सटेंड हो जाएगा, किस तरीके से एक्सटेंड होगा। सही है? तो विद इन दीज मतलब दिस एक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज
प्रोविजंस फॉर दिस। तो मेरे ख्याल से बेयर एक्ट का जो बैकग्राउंड है वो आप समझ गए होंगे। ये मैंने आई गिव यू एग्जांपल लाइक द रिकवरी ऑफ मनी, देयर में भी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनका टाइम पीरियड हो जाएगा अबाउट 12 ईयर्स हो जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट लिमिटेशन पीरियड्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूट्स और अपील्स और एप्लीकेशंस। ठीक है, सी फर्स्ट पॉइंट, द लिमिटेशन एक्ट इज ए प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ। क्वेश्चन यहां से आता है, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर आएगा कि वेदर ए लिमिटेशन एक्ट इज ए सब्सटेंटिव एक्ट और ए प्रोसीजरल एक्ट। दिस इज ए प्रोसीजरल एक्ट, दिस इज नॉट ए सब्सटेंटिव लॉ, ओनली एक्सेप्शन इज सेक्शन 27। सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं? द लॉज विच क्रिएट्स राइट्स, विच डिफाइंस राइट्स, विच डिफाइंस ऑफेंसेस, प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट्स। जैसे सिविल लॉ में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ए सब्सटेंटिव लॉ and IPC is a substantive law, but evidence is a procedural law, CPC is a procedural law, likewise limitation act is also a procedural law। समझ में आ गई बात आपको? पढ़े ना गई? रेज हैंड अगर समझ में आ गई हो तो। सेकंड पॉइंट, इट इज लैक्स फॉरी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि वेदर लिमिटेशन एक्ट जो है, ये एक्ट है, इट इज लैक्स फॉरी और लैक्स लोकी, है ना? तो दिस इज व्हाट, लैक्स फॉरी, इसे कहते हैं लॉ ऑफ द फोरम। सो प्लीज इस साइड को देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज नॉट टू क्रिएट और डिफाइन कॉजेस ऑफ एक्शन। Such kind of statements are asked in your prelims exam, saying what, whether this line is correct, whether this statement is correct or not. So please understand this, जो limitation act है, it had nothing to do with the cause of action। ये आपको ये नहीं बताता कि cause of action कब arise हुआ, कब खत्म होगा, it had nothing to do with that। वो आपका as per the substantive law वहाँ से arise होगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो रहा हो या ट्रस्ट एक्ट अप्लाई हो रहा हो, वट एवर। यहाँ का तो सिर्फ इतना सा काम है, इट सिंपली प्रिस्क्राइब्स द पीरियड विद इन विच एग्जिस्टिंग राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड। लिमिटेशन एक्ट सिर्फ ये बताता है कि वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने जो एग्जिस्टिंग राइट्स हैं उनको आप एनफोर्स कर सकते हो, जस्ट लिमिटेड काम है इसका बस। ये समझ में तब ये नेक्स्ट देखिए, नाउ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ द एक्ट इज नॉट टू इनेबल सूट्स टू बी ब्रॉट विद इन सर्टेन पीरियड्स बट टू फॉरबिड देम बीइंग ब्रॉट आफ्टर सर्टेन पीरियड्स। एक ही बात है, उसको कैसे डिफाइन करना है। देखिए क्या क्या लिमिटेशन एक्ट है, एक पीरियड टाइम पीरियड बता दिया कि सपोज कीजिए रिकवरी ऑफ मनी सूट कैन बी ब्रॉट विद इन 3 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि एक्ट ये कह रहा है कि 3 साल के अंदर ले आओ, 3 साल के अंदर ला सकते हो। लिमिटेशन एक्ट डज नॉट इनेबल यू, इट सेज व्हाट, 3 साल बाद नहीं ला सकते। अंतर समझ रहे हो इस बात को? लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? फॉरबिड देम बीइंग ब्रॉट आफ्टर सर्टेन पीरियड्स। इट इज नॉट सेइंग प्लीज ब्रिंग योर सूट विद इन 3 ईयर्स, इट इज सेइंग यू कैन नॉट ब्रिंग आफ्टर 3 ईयर्स। अंतर समझ रही हो दोनों के अंदर? जो इफ द लिमिटेशन एक्ट इज प्रिस्क्राइबिंग ए सर्टेन पीरियड, सपोज 3 ईयर्स, तो इट मीन्स व्हाट, यू कैन नॉट ब्रिंग सूट आफ्टर 3 ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल के अंदर आ जाना, इट इज नॉट इनेबलिंग, वो आपकी ड्यूटी है, आओ या मत आओ। बट इफ यू कम आफ्टर 3 ईयर्स यू विल बी स्टॉप्ड। समझे भी नहीं इसका? नेक्स्ट, व्हाई इट इज सो। तो ये लिमिटेशन लाई क्यों है, इसको समझिए, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। द ऑब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज टू क्वाइट लॉन्ग पोजेशन एंड एक्सटिंग्विश स्टेल डिमांड्स। 2 बातें हो गई। टू क्वाइट लॉन्ग पोजेशन समझिए, एक प्रॉपर्टी पर आप लंबे समय से काबिज हैं, है ना? द ऑब्जेक्ट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज टू क्वाइट लॉन्ग पोजेशन। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में काफ़ी समय तक हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मैं अभी नंबर पर नहीं आ रहा हूँ, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, एक लंबे टाइम के बाद में जो उसका ऑनर भी है, अगर वो कहता है कि नो दिस प्रॉपर्टी इज माइन, तो वो एक टाइम फिक्स होना चाहिए विद इन विच ही शुड कम टू क्लेम हिज राइट। लिमिटेशन एक्ट कहता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम
लॉन्ग पोजेशन के द्वारा दूसरे व्यक्ति का राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है। एंड फॉर दैट पर्पज देयर इज सेक्शन 27, उसका एक रेडी रेफरेंस देख लीजिए आप लोग, सेक्शन 27, दिस इज एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हेयर बाई लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग ए सूट फॉर द पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। पोजेशन, प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए सूट के लिए जो पीरियड बताया गया है वो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। उसका प्रॉपर्टी से राइट ही खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं बात ये, जब राइट खत्म हो गया तो फिर यू कैन नॉट क्लेम इट। व्हाई इट इज सो, इसको समझने की जरूरत है कि ये क्यों बनाया गया। लिमिटेशन के जो पहले हमें समझ जाएंगे तो फिर आगे के प्रोविजन बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे आप लोगों को, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ों को खुला छोड़ दीजिए, कोई भी आएगा कभी भी जाएगा, अरे मेरी प्रॉपर्टी वापस करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है। एंड टू एक्सटिंग्विश स्टेल डिमांड्स, की जो डिमांड्स स्टेल हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, यू आर नॉट क्लेमिंग, यू हैव फॉरगेट एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं जा करके वो खत्म हो जानी चाहिए आपकी बात। इन उसमें ऐसा मान लीजिए इसको क्या, टू प्रिवेंट द डिस्टर्बेंस और डेप्रीवेशन व्हाट मे हैव बीन एक्वायर्ड इन इक्विटी और जस्टिस। देखो इसमें देखिए, टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस और डेप्रीवेशन of what may have been acquired in equity and justice means what, कि now I am enjoying this property is not mine, मेरी property नहीं है, but I am enjoying this property since long, I am enjoying your money since long, है ना। now you are, don't disturb me, if you are not coming within time तो I should not be disturbed। तो object of limitation is what, to prevent the disturbance। the object of the limitation act is to prevent the deprivation of what may have been acquired, कि because of long time से जो मैंने acquire कर लिया, जिस प्रॉपर्टी का राइट एडवर्स पोजेशन की वजह से मेरे पास आ गया वो अब, है ना, बिकॉज ऑफ लॉन्ग क्वाइट पोजेशन मैंने अक्वायर कर लिया प्रॉपर्टी का, नाउ आई शुड नॉट बी डिप्राइव्ड, यू शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिप्राइविंग मी फ्रॉम दैट राइट्स। समझे लाइन्स का मतलब, टेक्निकल लैंग्वेज है लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, मेरी ड्यूटी है मैं समझा दूं उसको आपको एक बार। है सही है। वॉट मे हैव बीन लॉस्ट बाय पार्टीज ओन इनएक्शन और नेग्लिजेंस, जो आपने खो दिया, कैसे खोया, बाय योर ओन नेग्लिजेंस, ओन इनएक्शन, नाउ यू शुड बी प्रिवेंटेड टू डिस्टर्ब अदर, यू शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स नाउ। समझे भाषा, क्यों जी, अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड। इसीलिए इसे कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इज प्रिवेंटिव, एंड दिस लैंग्वेज इज योर फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, कि ये प्रिवेंटिव है, सब्सटेंटिव है, इस तरीके से आपको देंगे तो प्लीज, व्हाई, इट इज प्रिवेंटिंग एवरीथिंग, प्रिवेंटिंग डिस्टर्बेंस, प्रिवेंटिंग डिप्रीवेशन, ठीक है, इट इज प्रिवेंटिव। क्यों है ऐसा, why this principle is based on the maxim interest republicae et sit finis litium, that is interest of the state requires that there should be an end to litigation, there should be an end to litigation, please remember this maxim और इसका मीनिंग। क्यों, कि interest of the state requires that there should be an end to litigation। इसका मतलब समझिए कि राज्य के हित में भी यही है कि जो लिटिगेशन है, जो केस पे केस लड़े जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, तो अनएंडिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन टू कंसिडरेशन। फर्स्ट, देयर इज द प्रिजम्पशन दैट राइट नॉट एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नॉन एग्जिस्टेंट। वेरी गुड लाइन फॉर यू। देयर इज द प्रिजम्पशन, क्या प्रिजम्पशन है, कि ए राइट नॉट एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी टाइम को आप लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इट मीन्स इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, ये है ही नहीं। इफ इट वर योर राइट यू वुड हैव एक्सरसाइज्ड इट, अगर आपके पास वो अधिकार होता तो आपने उसकी कार्रवाई कुछ की होती। जब आप लंबे समय तक उस पर कोई कार्रवाई चाहते ही नहीं है, इसका मतलब यह अधिकार था ही नहीं आपके पास, हम तो यही प्रिज्यूम करेंगे यू डोंट हैव एनी राइट, दैट इज व्हाई यू केप्ट ऑन स्लीपिंग, आप सोते रहे इसलिए।
है ना। लॉ कम्स टू द असिस्टेंस ऑफ द विजिलेंट एंड नोट ऑफ द स्लीपी, ये ध्यान के लिए इस लाइन को रट लीजिए। लॉ कम्स टू द असिस्टेंस ऑफ द विजिलेंट, जो लोग जाग रहे होते हैं, जो लोग जागरूक होते हैं, कानून भी उन्हीं की हेल्प करता है, उसी की सहायता करता है। एंड नोट ऑफ द स्लीपी, जो सोते रहते हैं उनकी, सोने का मतलब यहाँ लिटरल से नहीं है, सोने का मतलब है कि ऐसा नहीं 3 साल तक सोए कहाँ से, हम तो डेली जाग रहे थे, ऐसे बेवकूफ़ी वाली बात मत करना। इसका मतलब है, स्लीपी का मतलब है कि यू डिड नॉट ब्रिंग योर सूट विद इन टाइम, इट मीन्स यू आर स्लीपिंग ऑन योर राइट्स, ठीक है। द लॉ एड्स द डिलिजेंट एंड नोट द इंडोलेंट, जो लोग सक्रिय हैं, जो लोग विजिलेंट हैं, उनकी हेल्प करेगा, ना कि ऐसे लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जो 2-4 लाइनें हैं, दी लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। मैंने सेलेक्टिव नोट्स दिए हैं आप लोगों को, सेलेक्टिव लाइन्स दिए हैं, अब इन लाइन्स को आप लोग रट लीजिए, घोट लीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड कंसिडरेशन क्या है? एन अनलिमिटेड एंड परपेचुअल थ्रेट ऑफ लिटिगेशन क्रिएट्स इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एन अनलिमिटेड एंड परपेचुअल थ्रेट ऑफ लिटिगेशन। समझिए इस बात को, एन अनलिमिटेड एंड परपेचुअल थ्रेट ऑफ लिटिगेशन, असीमित लगातार लिटिगेशन की धमकी, एक लगातार भय बना रही, मैंने यहाँ 10 लाख ले तो लिए, अब यार पता नहीं कब केस कर दे, पता नहीं कब केस कर दे, पता नहीं कब केस कर दे, 2-4 साल निकल गए, 5-10 साल 20 साल, लेकिन आपके मन से वो भय जा ही नहीं रहा, वो परपेचुअल थ्रेट है। ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी। देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, कहीं ना कहीं तो अंत होना चाहिए ना, समझे आप। तो दैट इज वाई ऑल्सो लिमिटेशन एक्ट हैज बीन इनेक्टेड, समझे। सम काइंड ऑफ लिमिटेशन इज एसेंशियल फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड पीस। कोई ना कोई लिमिटेशन, कोई ना कोई सीमा होनी चाहिए ताकि पब्लिक में शांति व्यवस्था बनी रहे। अदरवाइज क्या होगा, मैं कभी भी आऊँगा और फिर झगड़ा करना शुरू करूँगा, हाँ जी मेरा राइट दीजिए, पैसे दीजिए मेरे, कोर्ट में कभी भी, एनी टाइम, दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन बार्स रिमेडी बट नॉट द राइट। प्लीज सी दिस, लिमिटेशन बार्स रिमेडी बट नॉट द राइट। इसको समझिए क्या, पहले मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। देखिए, आई हैव गिवन यू रुपीज 3 लाख रुपीज, ठीक, एंड आई हैव फॉरगटन टू क्लेम दैट इवन आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड 3 years, 3 साल तक ही मैंने मुकदमा लेके नहीं आया और मैं हो गया। देन क्या होगा, इफ आई अप्रोच टू द कोर्ट, कोर्ट विल से माई डेट इज नाउ टाइम बार्ड, बट क्या मेरा राइट खत्म हो गया या रिमेडी बार हुई? लिमिटेशन बार्स रिमेडी मीन्स लॉ विल नॉट कम फॉर माई रेस्क्यू। लॉ ये नहीं कहेगा कि आपके हम हेल्प नहीं करेंगे, रिमेडी नहीं है लॉ के पास कोई भी। तो क्या बार हुआ? रिमेडी, बट नॉट द राइट। इट मीन्स व्हाट, मेरा राइट इंटैक्ट रहेगा क्लेम करने का, इसे कहते हैं इम्परफेक्ट राइट। अब आप कहेंगे कि सर जब रिमेडी ही नहीं मिल रही तो फिर उस राइट का मतलब क्या है? इसे कहते हैं इम्परफेक्ट राइट। सपोज कीजिए ही एक्नॉलेजेस सेक्शन 25 एक्सेप्शन 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें क्या है कि टाइम बार्ड एक्ट अगर डेट है और उसको दूसरी पार्टी ने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ मुझे आपका लोन देना है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं देने का, अगेन माई राइट कम्स इनटू फोर्स बिकॉज ऑफ दैट एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग विदाउट माई प्रॉमिस ऑन पार्ट। जैसे कहते हैं ना सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। जनरल रूल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट एक्सेप्शन 3 सेज कि अगर कोई टाइम बार डेप्ट है, आपने मेरा पैसा देना था, आपने मुझे राइटिंग में दे दिया लिख करके कि जी हाँ मैं मानती हूँ कि आपको मुझे 3 लाख रुपए देने थे, उसके बदले मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट कि आपने मुझे देखो एक्नॉलेज किया था। तो इम्परफेक्ट राइट बोलते हैं कि ऐसे राइट जो राइट तो एग्जिस्ट कर सकते हैं बट विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, जिनको कोर्ट में जाकर के आप लागू नहीं करवा सकते, एनफोर्स नहीं करा सकते। एग्जाम्पल इज टाइम बार डेप्ट।
समझ में आ गई बात? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेशन बार्स रिमेडिंग बट नॉट द राइट। सही है। द रूल ऑफ लिमिटेशन इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर, समझा चुके हैं, ए ब्रांच ऑफ एडजेक्टिव लॉ। इट डज नॉट ईदर क्रिएट और एक्सटिंग्विश राइट्स। ना तो लिमिटेशन एक्ट कोई राइट को क्रिएट करता है, ना ही कोई किसी राइट को एक्सटिंग्विश करता है, एक्सेप्ट कहाँ पर? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय प्रिस्क्रिप्शन अंडर सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। बस 27 एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज नियम क्या है? इसको मैं ऐसे करता हूँ आपके लिए, इस लाइन को थोड़ा बड़ा होकर देख लीजिए, ये प्लीज सी। इट डज नॉट ईदर क्रिएट और एक्सटिंग्विश राइट्स। लिमिटेशन एक्ट नीदर क्रिएट राइट्स नोर इट एक्सटिंग्विश। आपके राइट को अफेक्ट, ना तो अफेक्ट राइट क्रिएट कर रहा है और ना ही जो आपके एग्जिस्टिंग राइट्स हैं उनको एक्सटिंग्विश करता है। केवल प्रोसीजरल एक्ट है, क्या प्रिस्क्राइब करता है कि यू शुड ब्रिंग योर सूट विद इन दिस। राइट आपका पहले था, दैट राइट में इमर्ज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो राइट का जो आपका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ? राइट टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी था, मोर्टगेज था, तो उस मोर्टगेज से राइट मिला। मैंने तो ये कहा है लिमिटेशन एक्ट कि सिर्फ अगर सूट लाना है आपको तो भाई 3 साल के अंदर या 12 साल के अंदर ले आना। दिस इज ए प्रोसीजर। नहीं लाओगे तो कोर्ट नहीं सुनेगी आपकी बात, सिंपल सी बात है। लेकिन एक ही इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है आपका 27। 27 क्या कहता है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ द टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय प्रिस्क्रिप्शन अंडर सेक्शन 27। 27 में यू एक्वायर द राइट टू प्रॉपर्टी। सेक्शन 27 ए के सेक्शन ऐसा है, व्हेन यू एक्वायर द टाइटल टू द प्रॉपर्टी बाय द लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लिमिटेशन। मैंने आपको 8-10 पॉइंट बताए हैं आपको, विच शुड बी केप्ट बाय यू इन योर माइंड। कर लेंगे साहब। नाउ वी कम टू द बेयर एक्ट प्रोविजंस नाउ। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, आपका कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है, आपका डेडिकेशन ही सब कुछ है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखते हैं, आपका डेडिकेशन है, तो आपके लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन हो सकता है एक अनपढ़ आदमी जिसको आज बच्चा जानता है, द मांझी द माउंटेन मैन। ये कोई प्राचीन काल का उनका इंसान नहीं है, आपके अभी का जीवंत आदमी है जिसने ये दिखाया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति क्या होती है। अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कुछ भी काम इंसान कर सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे उसने पहाड़ काट करके अब एक सड़क बना दी, उसी तरीके से आप अपनी सारी परेशानियों को दूर करते हुए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करेंगे और अपने 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 गोल जो है लाइफ के आपके, उन सबको अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ इस पूरी प्लेलिस्ट को, लिमिटेशन एक्ट की प्लेलिस्ट को, सारे वीडियोस को देखना, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है लिमिटेशन का बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। थैंक यू वेरी मच।